Rich Dad Poor Dad by Robert T. Kiyosaki. चैप्टर 7, लेसन नंबर 6। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। 1995 में मैंने सिंगापुर के एक अखबार में इंटरव्यू दिया। यंग लेडी रिपोर्टर समय पर आ गई और इंटरव्यू तुरंत शुरू हो गया। हम एक आलीशान होटल की लॉबी में कॉफी की चुस्कियां लगा रहे थे और मेरी सिंगापुर यात्रा के उद्देश्य पर चर्चा कर रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म पर जिग जिगलर के साथ बैठने वाला था। वो इंस्पिरेशन पर चर्चा करने वाले थे और मैं अमीरों के सीक्रेट पर बोलने वाला था। एक दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ, उस महिला ने कहा। मैंने उसके कई लेख पढ़े थे और मैं उनसे प्रभावित हुआ था। उसकी लेखन शैली दमदार और स्पष्ट थी। उसके लेखों में रीडर्स का इंटरेस्ट जगाने की क्षमता थी। आपका स्टाइल बहुत बढ़िया है, मैंने जवाब में कहा। कौन सी चीज है जो आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने से रोक रही है? मेरा काम कहीं का कहीं जाता है, उसने शांति से कहा। हर आदमी कहता है कि मेरे उपन्यास बढ़िया हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। इसीलिए मैं अखबार के लिए काम कर रही हूं। कम से कम इससे मेरा खर्च तो चल जाता है। क्या आप इस बारे में कोई सजेशन देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, मैंने उत्साह से कहा। सिंगापुर में मेरा दोस्त है। वो एक स्कूल चलाता है जहां लोगों को सेल्स ट्रेनिंग दी जाती है। वो सिंगापुर में कई चोटी के कॉरपोरेशंस के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूं कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। उसका चेहरा सख्त हो गया। आप ये कहना चाहते हैं कि सेलिंग सीखने के लिए मुझे स्कूल जाना पड़ेगा? मैंने हाँ में सर हिलाया। आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं या मजाक कर रहे हैं? एक बार फिर मैंने हाँ में सर हिलाया। इसमें गलत ही क्या है? मैं अपने शब्द वापस लेना चाहता था। उसे मेरी किसी बात से बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर मैंने उसे कुछ भी सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में अब मैं खुद के सजेशन को डिफेंड करता नजर आ रहा था। मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स है। मैं सेल्समैन बनने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक प्रोफेशनल हूं। मैं एक प्रोफेशन में ट्रेन होने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समैन ना बनना पड़े। मैं सेल्समैन से नफरत करती हूं। उन्हें हमेशा पैसा चाहिए होता है। आप मुझे बताएं, मैं सेल्स की स्टडी क्यों करूं? उसने अपना ब्रीफकेस जोर से बंद किया। इंटरव्यू खत्म हो गया था। कॉफी टेबल पर मेरी एक बेस्ट सेलिंग बुक रखी हुई थी। मैंने उसे उठाया और उस लेडी द्वारा लिखे गए नोट्स को भी उसके दूसरे हाथ में रखा। क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उसके नोट्स की तरफ इशारा किया। उसने अपने नोट्स पर नजर डाली। क्या? उसने उलझन में कहा। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जानबूझकर इशारा किया। उसके पैड पर उसने लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग राइटर। यहां पर बेस्ट सेलिंग राइटर लिखा हुआ है, ना कि बेस्ट राइटिंग राइटर। उसकी आंखें अचानक से फैल गईं। मैं बहुत ही बेकार राइटर हूं। आप बहुत बढ़िया राइटर हैं। मैं सेल्स स्कूल गया हूं। आपके पास मास्टर्स है। दोनों को इकट्ठा कर लें और आप एक बेस्ट सेलिंग राइटर और बेस्ट राइटिंग राइटर दोनों बन सकती हैं। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैं कभी इतना नीचे नहीं गिरूंगी कि सेल्स सीखने के लिए ट्रेनिंग लूं। आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए। मैं एक प्रोफेशनल राइटर हूं और आप एक सेल्समैन हैं। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। उसने अपने बाकी के नोट्स भी समेट लिए और वो सिंगापुर की उस नम सुबह में तेजी से बाहर चली गई। कम से कम उसने अगले दिन मुझे एक अच्छा कवरेज दिया। दुनिया स्मार्ट, टैलेंटेड और एजुकेटेड लोगों से भरी हुई है। हम उनसे हर दिन मिलते हैं। वो हमारे चारों तरफ होते हैं। कुछ दिनों पहले मेरी कार में कुछ गड़बड़ आ गई थी। मैं एक गैराज में गया और यंग मैकेनिक ने उसे कुछ मिनटों में ही ठीक कर दिया। इंजन की आवाज सुनकर ही उसे समझ आ गया था कि गड़बड़ कहां पर है। मैं हैरान था। अनफॉर्चुनेटली सच तो यह है कि टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता। मुझे लगातार ये देख देख कर झटका लगता है कि टैलेंटेड लोग कितना कम कमा पाते हैं। मैंने अभी हाल ही में सुना है कि 5% से भी कम अमेरिकी एक साल में $1 लाख से ज्यादा कमा पाते हैं। मैं ऐसे टैलेंटेड और हाईली एजुकेटेड लोगों से मिला हूं जो एक साल में $20,000 से भी कम कमा पाते हैं। मेडिकल बिजनेस में एक्सपर्टीज रखने वाला एक बिजनेस एडवाइजर मुझे बता रहा था कि कितने डॉक्टर, डेंटिस्ट और दूसरे लोग पैसे की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और मेरी सोच ये थी कि एक बार डॉक्टर बनने के बाद तो पैसा उनके घर बरसने लगता होगा। इस एडवाइजर ने मुझे एक बढ़िया वाक्य दिया, वो भारी दौलत से सिर्फ एक स्किल दूर है। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि ज्यादातर लोगों को केवल एक और स्किल सीखने की जरूरत होती है और इसके बाद उनकी आमदनी
अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग और लॉज का एक मिला जुला रूप है। इन चार टेक्निकल स्किल्स को मिला दें तो पैसे से पैसे बनाना ज्यादा आसान हो जाएगा। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोगों में केवल ज्यादा कड़ी मेहनत करने की स्किल होती है। स्किल्स के मेल जोल का एक अच्छा एग्जाम्पल अखबार की उस रिपोर्टर का है। अगर वो सेल्स और मार्केटिंग की फील्ड में प्रोफिशिएंसी हासिल कर ले तो उसकी आमदनी हवा से बातें कर सकती है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एडवर्टाइजर, कॉपीराइटिंग और सेल्स के कोर्स में शामिल हो जाता। फिर अखबार में काम करने के बजाय मैंने किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी खोजी होती। चाहे इस काम में सैलरी भी कम मिलती, लेकिन इससे वो ये सीख जाती कि सफल एडवर्टाइजिंग में यूज होने वाले शॉर्टकट का प्रयोग किस तरह किया जाता है। उसे अपना कुछ समय पीआर में भी देना होता, जो एक इंपॉर्टेंट स्किल है। वो ये भी सीखती कि मुफ्त प्रचार में किस तरह लाखों कमाए जाते हैं। फिर रातों में और हफ्तों में वो अपना महान उपन्यास पूरा कर सकती थी। जब वो पूरा हो जाता तो वो अपनी बुक को बेचने के लिए ज्यादा अच्छी सिचुएशन में होती। फिर कुछ ही समय में वो एक बेस्ट सेलिंग राइटर हो सकती थी। जब मैंने अपनी पहली किताब इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल छपवाई, तो एक पब्लिशर ने मुझे यह सुझाव दिया कि मैं टाइटल को बदलकर द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कर दूं। मैंने पब्लिशर से साफ कह दिया कि इस तरह के टाइटल से बुक की केवल 2 कॉपीज ही बिकेंगी। एक तो मेरा परिवार खरीदेगा और दूसरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त। दिक्कत यह है कि वो दोनों ही इसे मुफ्त में पाने की उम्मीद करेंगे। इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल, इस टाइटल को जानबूझकर चुटीला बनाया गया था, क्योंकि मैं जानता था कि ऐसा करने से इसे बहुत ज्यादा प्रचार मिल जाएगा। मैं एजुकेशन का समर्थक हूं और एजुकेशन के सुधार में विश्वास करता हूं, वरना मैं अपने ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बार बार मांग क्यों करता। इसीलिए मैंने एक ऐसा टाइटल चुना जो टीवी और रेडियो शो पर ज्यादा प्रचारित हो सकता था। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कंट्रोवर्शियल होने से नहीं डरता। कई लोगों का विचार था कि मैं कोई फ्रूट केक था, लेकिन किताब बिकी और बहुत बिकी। जब मैं यूएस मर्चेंट मरीन एकेडमी से 1969 में ग्रेजुएट हुआ, तो मेरे पढ़े लिखे डैडी खुश हुए। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने मुझे अपने ऑयल टैंकर फ्लीट में काम दे दिया। मैं थर्ड मेट था और हालांकि मेरी सैलरी मेरे क्लासमेट्स की तुलना में कम थी, लेकिन कॉलेज के बाद पहले काम के हिसाब से काफी ठीक थी। मेरी शुरुआती सैलरी $42,000 पर ईयर थी, जिसमें ओवर टाइम भी शामिल था और मुझे केवल 7 महीने काम करना पड़ता था। बाकी के 5 महीने मेरी छुट्टियां होती थीं। अगर मैं चाहता तो मैं एक शिपिंग कंपनी के साथ वियतनाम जा सकता था और अपनी 5 महीनों की छुट्टियों के बदले अपनी सैलरी दुगनी कर सकता था। मेरे सामने एक बहुत बढ़िया करियर था, लेकिन मैंने 6 महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया और मरीन कॉर्प्स में भर्ती हो गया ताकि मैं हवाई जहाज उड़ाना सीख सकूं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का दिल टूट गया। अमीर डैडी ने मुझे बधाइयां दी। स्कूल और नौकरी में एक्सपर्टीज का विचार एक लोकप्रिय विचार है, यानी कि ज्यादा धन कमाने के लिए या प्रमोशन हासिल करने के लिए आपको एक्सपर्टीज हासिल करने की जरूरत है। इसीलिए मेडिकल डॉक्टर्स तुरंत ही पीडियाट्रिक्स या ऑर्थोपेडिक्स जैसी स्पेशलिटी हासिल करने में जुट जाते हैं। यही अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकील, पायलट और बाकी लोगों के बारे में भी सही है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इसी विचारधारा में विश्वास रखते थे। इसीलिए वो डॉक्टर्स में इसीलिए वो डॉक्टरेट मिलने के बाद काफी एक्साइटेड हो गए थे। वो अक्सर ये मानते थे कि स्कूल में ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है जो कम से कम चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं। अमीर डैडी मुझे इसका ठीक उल्टा करने के लिए एनकरेज करते थे। आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ये उनका सुझाव था। इसीलिए मैंने उनकी कंपनीज में कई डिपार्टमेंट्स में सालों तक काम किया। कुछ समय के लिए मैंने उनके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में भी काम किया। हालांकि मैं कभी अकाउंटेंट नहीं बन सकता था, लेकिन वो चाहते थे कि मैं उस डिपार्टमेंट में रहकर उसके बारे में मोटी मोटी बातें समझ लूं। अमीर डैडी जानते थे कि मैं वहां की वोकैबुलरी को पकड़ लूंगा और ये भी समझ लूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट होता है और क्या नहीं। मैं बस एक बॉय और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में भी काम कर चुका था, और सेल्स, रिजर्वेशन और मार्केटिंग में भी वो मुझे और माइक को सीढ़ी दर सीढ़ी सिखा रहे थे। इसीलिए वो चाहते थे कि हम लोग उनके बैंकर्स, वकील, अकाउंटेंट्स और ब्रोकर्स के साथ मीटिंग्स में भाग लें। वो चाहते थे कि हम लोग उनके एम्पायर के
हर पहलू के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखें। जब मैंने स्टैंडर्ड ऑयल की अच्छी सैलरी वाली नौकरी छोड़ी, तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझसे दिल खोलकर बातें की। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो मेरे डिसीजन के पीछे के कारण को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि जिस नौकरी से मैंने रिजाइन किया था, उसमें सैलरी अच्छी थी, फायदे बहुत थे, खाली समय भी बहुत मिलता था और प्रमोशन के अच्छे चांसेस थे। जब एक शाम को उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी, तो मैं लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें इसका रीजन नहीं समझा सका। मेरे तर्क उनके तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पा रहे थे। समस्या ये थी कि मेरा तर्क मेरे अमीर डैडी का तर्क था। मेरे पढ़े लिखे डैडी के लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ थी। मेरे अमीर डैडी के लिए सीखना ही सब कुछ था। पढ़े लिखे डैडी का विचार था कि मैं शिप का ऑफिसर बनने की एजुकेशन लेने के लिए स्कूल गया था। अमीर डैडी जानते थे कि मैं इंटरनेशनल बिजनेस की स्टडी के लिए स्कूल गया था। तो एक स्टूडेंट की तरह मैं ईस्ट और साउथ पैसिफिक जाने वाले जहाजों पर, बड़े फ्रेटर्स पर, ऑयल टैंकर्स और पैसेंजर शिप्स पर काम करता रहा। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते थे कि मैं यूरोप की तरफ जाने वाले जहाजों के बजाय पैसिफिक ओशन पर अपना ध्यान लगाऊं, क्योंकि फ्यूचर की कंट्रीज एशिया में हैं, यूरोप में नहीं। जबकि मेरे ज्यादातर क्लासमेट्स, जिसमें माइक भी शामिल था, अपने घरों पर पार्टी और मौज मस्ती करते थे, तब मैं जापान, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, कोरिया, ताहिती, समोआ और फिलीपींस में बिजनेस लोग, उनके बिजनेस करने के स्टाइल और उनके कल्चर्स की स्टडी कर रहा था। मैं भी पार्टी कर रहा होता था, लेकिन अपने घर पर नहीं। मेरी नॉलेज बहुत तेजी से बढ़ रही थी। पढ़े लिखे डैडी कभी नहीं समझ सके कि मैंने ये नौकरी क्यों छोड़ी और इसके बाद मरीन कॉर्प्स में क्यों शामिल हुआ। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं जहाज उड़ाना सीखना चाहता हूं, लेकिन वास्तव में मैं ट्रूप का नेता बनना सीखना चाहता था। अमीर डैडी ने मुझे बता रखा था कि कंपनी चलाने का सबसे कठिन काम था लोगों से काम लेना। उन्होंने 3 साल तक सेना में काम किया था। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी ऐसा नहीं किया। अमीर डैडी ने मुझे बताया कि खतरनाक सिचुएशंस में किस तरह लोगों को लीड किया जाए। तुम्हें जो अगली चीज सीखनी है, वो है लीडरशिप। उन्होंने कहा, अगर आप एक अच्छे नेता नहीं हैं, तो आप पर पीछे से भी गोली चलाई जा सकती है, जैसा बिजनेस में किया जाता है। 1973 में वियतनाम से लौटने पर मैंने कमीशन से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मैं हवाई जहाज उड़ाना पसंद करता था। मैं जेरोक्स कंपनी में काम करने लगा। मैंने इसमें एक वजह से नौकरी की थी, और नौकरी के फायदे वो वजह नहीं थी। मैं एक शर्मीला आदमी था, और सेल्स का विचार मुझे दुनिया का सबसे ज्यादा डरावना सब्जेक्ट लगता था। जेरोक्स अमेरिका में सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती थी। अमीर डैडी को मुझ पर गर्व था। मेरे पढ़े लिखे डैडी को मुझ पर शर्म आती थी। एक इंटेलेक्चुअल होने के नाते वो सोचते थे कि सेल्समैन उनके नीचे के स्तर के लोग होते हैं। मैंने जेरोक्स में 4 साल तक काम किया, जब तक कि मुझे दरवाजे खटखटाने और रिजेक्ट कर दिए जाने के डर से आजादी नहीं मिल गई। एक बार मैं सेल्स में चोटी के 5 लोगों में लगातार आने लगा, तो मैंने एक बार फिर इस्तीफा दे दिया और आगे बढ़ गया। एक बार फिर मैंने एक अच्छी खासी कंपनी के साथ अपना बढ़िया करियर छोड़ दिया। 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी खोली। अमीर डैडी ने मुझे और माइक को कंपनीज चलाने की ट्रेनिंग दे रखी थी, तो अब मुझे उन्हें स्टैब्लिश करना ही सीखना था। मेरा पहला प्रोडक्ट था नायलॉन और वेलक्रो का वॉलेट, जो फार ईस्ट में बनता था और शिप से न्यूयॉर्क में एक वेयर हाउस तक आता था। मेरी फॉर्मल एजुकेशन पूरी हो चुकी थी, और अब मेरे पंखों की मजबूती की टेस्टिंग का समय आ गया था। अगर अब मैं असफल होता, तो मैं दिवालिया हो गया होता। अमीर डैडी का मानना था कि 30 साल के पहले दिवालिया होना सबसे अच्छा होता है। आपके पास संभलने का मौका होता है, उनकी सलाह थी। मेरे 30वें जन्मदिन की शाम को मेरा पहला शिपमेंट कोरिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। आज मैं इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करता हूं, और जैसा मेरे अमीर डैडी मुझे हमेशा इनकरेज किया करते थे, मैं डेवलपिंग कंट्रीज पर फोकस करता हूं। आज मेरी इन्वेस्टमेंट फर्म दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, नॉर्वे और रशिया में इन्वेस्टमेंट करती है। एक कहावत है, जॉब एक छोटा रूप है जस्ट ओवर ब्रेक का, और अनफॉर्चुनेटली ये करोड़ों लोगों के लिए सही साबित होता है, क्योंकि स्कूल ये नहीं समझाता कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी इंटेलिजेंस का एक रूप है। इसीलिए ज्यादातर एम्प्लॉयज या मजदूर
अपने रिसोर्सेस के भीतर ही रह रहे हैं। वो मेहनत करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं। एक और डरावनी मैनेजमेंट थ्योरी है। काम करने वाले इसीलिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें ताकि उन्हें जॉब से ना निकाल दिया जाए, और मालिक उन्हें केवल इतना देते हैं ताकि काम करने वाले छोड़ कर ना चले जाएं। और अगर आप ज्यादातर कंपनीज की तनख्वाह देखें तो आप पाएंगे कि इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई तो है। इसका कुल रिजल्ट ये होता है कि ज्यादातर एम्प्लॉइज आगे नहीं बढ़ पाते। वो वही करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। सेफ नौकरी खोज लो। ज्यादातर काम करने वाले कम समय के रिवॉर्ड्स, जैसे सैलरी और दूसरे फायदों के लिए काम करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट से यह उनके लिए घाटे का सौदा साबित होता है। इसके बजाय मैं यंग लोगों को यही सलाह दूंगा कि नौकरी खोजते समय वो इस बात पर कम ध्यान दें कि वो कितना कमा रहे हैं, और इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि वो कितना सीख रहे हैं। रास्ते पर आगे की तरफ देखकर यह तय करें कि किसी खास प्रोफेशन को चुनने के पहले और रैट रेस में फंसने के पहले वो कितनी स्किल्स में प्रोफिशिएंट होना चाहते हैं। एक बार लोग बिल चुकाने की लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में फंस जाते हैं तो वो छोटे हैमस्टर्स की तरह मेटल के छोटे पहियों के चारों तरफ घूमते रहते हैं। उनके छोटे पैर तेजी से घूमते हैं, पहिए भी तेजी से घूमते हैं, लेकिन आने वाले कल में भी वो उसी पिंजरे में रहेंगे जिसका नाम है नौकरी। जेरी मैगवायर फिल्म में टॉम क्रूज का बहुत बढ़िया रोल था, और इस फिल्म में कई बहुत जोरदार डायलॉग्स भी थे। शायद सबसे यादगार लाइन थी, मुझे पैसा दिखाओ। लेकिन एक और लाइन थी जो मेरे हिसाब से ज्यादा सच्ची थी। ये उस सीन में थी जहां टॉम क्रूज फर्म छोड़कर जा रहा था। जहां टॉम क्रूज फर्म छोड़कर जा रहा है, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, और वो पूरी कंपनी से पूछता है, मेरे साथ कौन आना चाहता है? और सब लोग चुपचाप खड़े रहते हैं। केवल एक महिला बोलती है, मैं आना तो चाहती हूं, लेकिन मेरा 3 महीने में प्रमोशन होने वाला है। ये सेंटेंस शायद पूरी फिल्म का सबसे सच्चा सेंटेंस है। ये उस तरह का सेंटेंस है जो बिल चुकाने के लिए मेहनत करने वाले लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे पढ़े लिखे डैडी हर साल सैलरी बढ़ने की आशा लगाए रखते थे, और हर साल उन्हें निराशा होती थी। इसीलिए वो फिर से स्कूल जाकर और ज्यादा स्किल्स हासिल करते थे ताकि उन्हें एक और वेतन वृद्धि ताकि उन्हें एक और इंक्रीमेंट मिल सके। लेकिन एक बार फिर उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। मैं अक्सर लोगों से यह सवाल पूछता हूं, रोजमर्रा की यह गतिविधि आपको कहां ले जा रही है? छोटे हैमस्टर की तरह लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकल रहा है, उनका भविष्य कैसा होगा। सिरिल ब्रिकफील्ड, द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पीपल के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि प्राइवेट पेंशन की हालत बहुत खराब है। पहली बात तो यह है कि आज काम करने वालों में से 50% को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इसी बात से चिंता होनी चाहिए। और बाकी बचे 50% में 75 से 80% लोगों को नाम मात्र की पेंशन मिलेगी, जो $55 या $150 या $300 पर मंथ होगी। अपनी किताब द रिटायरमेंट मिथ में क्रेग एस कारपेल लिखते हैं, मैं एक बड़ी नेशनल पेंशन मैं एक बड़ी नेशनल पेंशन एडवाइजरी फर्म के हेड ऑफिस में गया और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर से मिला। उसकी एक्सपर्टीज बढ़िया रिटायरमेंट प्लानिंग तैयार करने में थी। जब मैंने उससे पूछा कि छोटे ऑफिसेज में काम करने वाले लोगों को पेंशन से कितनी आमदनी की उम्मीद करनी चाहिए, तो उसने विश्वास भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट का क्या मतलब होता है? मैंने पूछा। उसने अपने कंधे उचकाए। अगर बुजुर्गों को लगता है कि बुढ़ापे में उनके पास जिंदा रहने के लिए सफिशिएंट मनी नहीं है, तो वो अपने आप को गोली मार सकते हैं। कारपेल इसके बाद पुराने रिटायरमेंट प्लान और ज्यादा खतरनाक नए 401 के प्लान में अंतर को क्लियर करते हैं। ज्यादातर काम करने वालों के लिए यह कोई सुखद तस्वीर नहीं है। और ये तो हुई रिटायरमेंट की बात। जब इस तस्वीर में मेडिकल फीस और लॉन्ग टर्म नर्सिंग होम फैसिलिटी को जोड़ दिया जाता है तो तस्वीर डरावनी हो जाती है। उनकी 1995 की किताब में वो बताते हैं कि नर्सिंग होम की फीस $30,000 पर ईयर से $1,25,000 पर ईयर है। वो अपने इलाके के साफ सुथरे लेकिन बड़े ही साधारण नर्सिंग होम में गए और उन्होंने 1995 में कीमत को $88,000 पाया। आज भी सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले देशों के कई बड़े अस्पतालों में कई कड़े फैसले लेने होते हैं कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। वो ये फैसले पूरी तरह से इस आधार पर लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज कितने ज्यादा बुजुर्ग हैं।
अगर मरीज बुजुर्ग हैं तो अक्सर मेडिकल केयर को रिलेटिवली यंग आदमी को अपर हैंड देना पड़ता है। बूढ़ा गरीब मरीज लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहता है। तो जिस तरह अमीर लोग बेहतर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, उसी तरह अमीर लोग अपने आप को जिंदा भी रख सकते हैं, जबकि जिनके पास दौलत नहीं है वो मर जाएंगे। तो मैं हैरान हो जाता हूं कि क्या एम्प्लॉय फ्यूचर में देख पा रहे हैं, या उनकी फ्यूचर या उनका फ्यूचर केवल उनकी सैलरी तक ही रह जाता है, और वो अपने आप से कभी लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सवाल ही नहीं करते। जब मैं ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले अडल्ट्स के सामने बोलता हूं, तो मैं हमेशा एक ही चीज की एडवाइस देता हूं। मैं ये एडवाइस देता हूं कि अपने जीवन के बारे में एक लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट रखें। केवल पैसे और सिक्योरिटी के लिए काम करने के बजाय, जो हालांकि इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा एडवाइस देता हूं कि वो एक और काम करने लगें जो उन्हें एक और स्किल सिखा सके। अगर वो सेल्स तकनीकें सीखना चाहते हैं अगर वो सेल्स टेक्निक सीखना चाहते हैं, तो अक्सर मैं उनसे किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल हो जाने के लिए कहता हूं, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इनमें से कुछ कंपनीज के इनमें से कुछ कंपनीज के ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत बढ़िया होते हैं, जो लोगों के मन से झिझक और असफलता का डर निकाल देते हैं, जो कि लोगों के असफल होने का मेन रीजन होते हैं। लंबे समय में एजुकेशन धन से ज्यादा वैल्यूएबल है। जब मैं ये सुझाव देता हूं, तो अक्सर लोगों की प्रतिक्रिया होती है, पर इसमें बहुत झंझट है, या मैं केवल वही करना चाहता हूं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। इसमें बहुत झंझट है कि जवाब में मैं पूछता हूं, तो आप जिंदगी भर सिर्फ इसीलिए काम करते रहेंगे ताकि आपकी इनकम में से 50% आप सरकार को दे दें? दूसरा सेंटेंस, मैं वही करना चाहता हूं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, के जवाब में मैं कहता हूं, मैं जिम जाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन मैं वहां इसलिए जाता हूं ताकि मैं ज्यादा फिट हो सकूं और ज्यादा समय तक जिंदा रह सकूं। अनफॉर्चुनेटली उस पुरानी कहावत में कुछ सच्चाई है। आप एक बूढ़े कुत्ते को नई चालबाजी नहीं सिखा सकते। जब तक कोई आदमी बदलने के लिए तैयार ना हो, बदलना बहुत कठिन होता है। लेकिन उन लोगों के लिए जो कुछ नया सीखने के विचार से इंस्पायर हो सकते हैं और दो राहे पर खड़े हैं, मेरी एडवाइस यही है। जिंदगी बहुत हद तक जिम जाने की तरह ही है। इसमें सबसे बड़ा दर्द भरा हिस्सा वहां जाने का डिसीजन लेना है। एक बार आप ये डिसीजन ले लेते हैं, तो बाकी सब आसान हो जाता है। ऐसे कई दिन आए हैं जब मैं जिम जाने के नाम से कांप जाता हूं, लेकिन एक बार मैं वहां पहुंच जाता हूं और काम शुरू कर देता हूं, तो मुझे इसमें मजा आने लगता है। जब मैं वहां से निकलता हूं, तो मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं वहां गया था। अगर आप कुछ नया सीखने के लिए अनइंटरेस्टेड हैं और इसके बजाय आप अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल करने पर जोर देते हैं, तो ये अश्योर कर लें कि जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं, वहां यूनियन हो। लेबर यूनियन विशेषज्ञों की रक्षा के लिए। मेरे पढ़े लिखे डैडी जब गवर्नर की कृपा दृष्टि से दूर हो गए, तो वो हवाई में टीचर्स यूनियन के प्रेसिडेंट हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि ये उनके द्वारा किया गया सबसे कठिन काम था। मेरे अमीर डैडी ने दूसरी ओर जिंदगी भर ये कोशिश की कि उनकी कंपनीज में यूनियन न बन पाए। वो सफल हुए, हालांकि यूनियन काफी करीब आ गई थी, लेकिन अमीर डैडी हमेशा उन्हें दूर रखने में कामयाब हो जाते थे। पर्सनली मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, क्योंकि मुझे दोनों की ही बातों में फायदे दिखते हैं और उनकी जरूरत दिखती है। अगर आप स्कूल द्वारा सुझाए गए रास्ते पर चलते हैं, बड़ी स्किल्स हासिल करते हैं और फिर आप यूनियन की सुरक्षा में चले जाएं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं अपने हवाई जहाज उड़ाने के करियर में गया होता, तो मैंने ऐसी कंपनी पसंद की होती जिसकी पायलट यूनियन बहुत तगड़ी होती। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी केवल एक स्किल को सीखने के लिए डेडिकेटेड होती, जिसकी वैल्यू केवल एक ही इंडस्ट्री में हो सकती थी। अगर मुझे उस इंडस्ट्री से निकाल दिया गया होता, तो मेरे जीवन की स्किल्स किसी दूसरी इंडस्ट्री में उतनी वैल्यूएबल नहीं रह जाती। अगर किसी सीनियर पायलट को निकाल दिया जाए जिसके पास हवाई उड़ान का 1 लाख घंटे का अनुभव हो और जो हर साल $1.5 लाख कमा रहा हो, उसे स्कूल टीचिंग में इतनी ज्यादा कमाई वाला बराबरी का काम ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी। स्किल्स एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री में जिन स्किल्स की जरूरत होती है और जिसके लिए पायलट्स को ज्यादा वेतन दिया जाता है, वो स्कूल सिस्टम में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। आज डॉक्टर्स के लिए भी यही सही है। मेडिकल क्षेत्र में इतने चेंजेस हो रहे हैं, कई मेडिकल एक्सपर्ट मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एचएमओ से जुड़ना पसंद करते हैं। स्कूल के टीचर्स को भी यूनियन का मेंबर होना पड़ता है। आज अमेरिका में टीचर्स की यूनियन सबसे बड़ी और अमीर लेबर यूनियन है, एनईए।
यानी नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन के पास बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। टीचर्स को अपनी यूनियन की सुरक्षा की जरूरत होती है, क्योंकि एजुकेशन के बाहर उनकी स्किल्स की वैल्यू नॉर्मली काफी कम होती है। तो नियम यह है, बड़ी स्किल्स हासिल करो और यूनियन बना लो। स्मार्ट लोग यही करते हैं। जब मैं अपनी क्लास से पूछता हूं, आप में से कितने मैकडॉनल्ड से अच्छा हैमबर्गर बना लेते हैं, तो लगभग सभी स्टूडेंट अपने हाथ खड़े कर देते हैं। फिर मैं पूछता हूं, अगर आप में से ज्यादातर बेहतर हैमबर्गर बना लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि मैकडॉनल्ड्स आपसे ज्यादा पैसे बना लेता है? जवाब साफ है, मैकडॉनल्ड बिजनेस सिस्टम में आपसे अच्छा है। ज्यादातर टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वो अपना सारा ध्यान केवल हैमबर्गर बनाने में लगाते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते। हवाई में मेरा एक दोस्त है जो महान कलाकार है। वो काफी पैसा कमा लेता है। एक दिन उसकी माँ के वकील ने उसे बताया कि उसकी माँ ने अपने बेटे के नाम पर $35,000 छोड़े हैं। यह रकम सरकार और वकीलों द्वारा अपना हिस्सा लेने के बाद बची थी। तुरंत ही उसने इस पैसे से एडवर्टाइज करके अपने बिजनेस को बढ़ाने का सोचा। 2 महीने बाद उसका पहला पूरे पेज का कलर्ड एडवर्टीजमेंट एक बहुत ही महंगी मैगजीन में पब्लिश हुआ। इस मैगजीन के रीडर्स बहुत ही अमीर लोग थे। यह एडवर्टीजमेंट 3 महीने तक चला, लेकिन उसे इस एडवर्टीजमेंट का कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिला और उसकी सारी कैपिटल इस एडवर्टीजमेंट में खर्च हो गई। अब वो इस मैगजीन पर दावा ठोकना चाहता था। वो एक ऐसे आदमी का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जो बेहतरीन हैमबर्गर बना सकता है, लेकिन बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं रखता। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सीखा, तो उसका जवाब केवल यही था कि एडवर्टीजमेंट करने वाले लोग धोखेबाज होते हैं। मैंने उससे फिर पूछा कि क्या वो सेल्स में या डायरेक्ट मार्केटिंग में कोई कोर्स करना चाहता है, तो उसका जवाब था, मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। दुनिया टैलेंटेड गरीब लोगों से भरी पड़ी है। अक्सर वो या तो गरीब हैं या फिर पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं या अपनी स्किल से कम पैसे कमा रहे हैं, और इसका जिम्मेदार उनकी नॉलेज का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि उनकी इग्नोरेंस है। वो हमेशा बेहतर हैमबर्गर बनाने की स्किल को पैना करने में लगे रहते हैं और हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने की स्किल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। शायद मैकडॉनल्ड सबसे अच्छे हैमबर्गर नहीं बनाता, लेकिन वो एक सिंपल एवरेज हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने में बेस्ट साबित होते हैं। गरीब डैडी चाहते थे कि मैं एक्सपर्टीज हासिल करूं। उनका विचार था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ज्यादा सैलरी मिलेगी। हालांकि उन्हें हवाई के गवर्नर ने साफ कह दिया था कि वो राज्य सरकार के लिए अब काम नहीं कर सकते। फिर भी मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए हमेशा इनकरेज किया करते थे। पढ़े लिखे डैडी ने टीचर्स यूनियन का काम संभाल लिया था और वो हाईली एजुकेटेड और प्रोफिशिएंट प्रोफेशनल्स के लिए और ज्यादा सेफ्टी और बेनिफिट्स के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। हम में इस बात पर काफी बहस हुई, लेकिन मैं जानता हूं कि वो इस बात पर कभी सहमत नहीं हुए कि ज्यादा एक्सपर्टीज के कारण ही यूनियन जैसी चीजों की जरूरत होती है। वो ये कभी नहीं समझ पाए कि आप जितनी ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, उतने ही ज्यादा आप जाल में फंस जाते हैं और आप अपनी एक्सपर्टीज पर निर्भर हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं। अमीर डैडी की सलाह ये थी कि माइक और मैं खुद डेवलप करें। कई कॉरपोरेशंस यही करते हैं। वो बिजनेस स्कूल के किसी यंग टैलेंटेड स्टूडेंट को चुन लेते हैं और फिर उस आदमी को इस तरह डेवलप करते हैं ताकि एक दिन वो कंपनी की जिम्मेदारी संभाल सके। और ये टैलेंटेड यंग एम्प्लॉय किसी एक डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट नहीं होते। वो बिजनेस सिस्टम के सभी पहलुओं की वो बिजनेस सिस्टम के सभी एस्पेक्ट की जानकारी लेने के लिए इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक काम करना सीखते हैं। अमीर लोग अपने बच्चों या दूसरे बच्चों को अक्सर इसी तरह डेवलप करते हैं। ऐसा करने से उनके बच्चों को बिजनेस की पूरी प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ जाती है और वो ये भी समझ जाते हैं कि किस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में तालमेल कायम होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पीढ़ी में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना बुरा समझा जाता था। आज इसे स्मार्ट समझा जाता है, क्योंकि लोग ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल करने के बजाय इस कंपनी को बदलकर दूसरी कंपनी में जाना पसंद करेंगे। तो क्यों ना कमाने के बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। कम समय में हो सकता है कि आपकी आमदनी कम हो, लेकिन लंबे समय में इससे आपको बहुत फायदा होगा। सफलता के लिए मेनली जिन मैनेजमेंट स्किल्स की जरूरत होती है, वो हैं कैश फ्लो का मैनेजमेंट। दूसरा, सिस्टम्स का मैनेजमेंट, यानी आपके और आपके परिवार के साथ समय को मिलाकर। तीसरा है लोगों का मैनेजमेंट।
सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपर्टीज वाली स्किल्स सेल्स और मार्केटिंग की समझ है। बेचने की कला ही पर्सनल सक्सेस की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। इसीलिए आपको दूसरे आदमी के साथ कम्युनिकेशन में अच्छा होना चाहिए, चाहे वो कोई ग्राहक हो, एम्प्लॉय हो, बॉस हो, पत्नी हो या बच्चे हों। कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे लिखना, बोलना और सौदेबाजी करना सफल जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। ये एक ऐसी कला है जिस पर मैं लगातार मेहनत करता हूं और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए सिलेबस में पार्टिसिपेट करता हूं या एजुकेशनल टेप खरीदता रहता हूं। जैसा कि मैंने बताया, मेरे पढ़े लिखे डैडी ने जितनी ज्यादा मेहनत की, वो उतने ही ज्यादा काबिल बने। उन्होंने जितनी ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल की, वो उतने ही ज्यादा फंसते चले गए। हालांकि उनकी सैलरी बढ़ी, लेकिन उनके ऑप्शंस कम होते चले गए। जब उन्हें सरकारी नौकरी से हटा दिया गया, तभी उन्हें पता चला कि वो प्रोफेशन के एंगल से कितने रिस्क में थे। ये तो उसी तरह का मामला हो गया जिससे प्रोफेशनल एथलीट को अचानक चोट लग जाए या वो खेलने के लिए ज्यादा बूढ़ा हो जाए। उनकी ऊंची सैलरी वाली सिचुएशन चली जाती है और वो अपनी लिमिटेड स्किल्स के सहारे अपना जीवन जीते हैं। मैं सोचता हूं कि इसीलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी बाद में यूनियंस के इतने ज्यादा सपोर्ट में आ गए। उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि यूनियन ने उन्हें कितना ज्यादा फायदा दिलाया होता। अमीर डैडी माइक और मुझे सभी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने के लिए हमेशा एनकरेज करते थे। वो हमेशा ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए एनकरेज करते थे जो हमसे ज्यादा स्मार्ट थे, और वो हमसे ये भी चाहते थे कि हम स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप में काम करवाएं। आज इसे प्रोफेशनल स्किल्स का कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। आज मैं फॉर्मर स्कूल टीचर्स से मिलता हूं जो हर साल लाखों डॉलर कमा रहे हैं। वो इतना ज्यादा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपनी फील्ड की एक्सपर्टीज वाली स्किल्स के अलावा और भी स्किल्स हैं। वो सिखा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। बेचने और मार्केटिंग की स्किल्स ज्यादातर लोगों को इसलिए कठिन लगती हैं क्योंकि इसमें नकारे जाने या रिजेक्ट किए जाने का डर होता है। आप कम्युनिकेशन, सौदेबाजी और अपने नकारे जाने के डर का सामना करने में जितने बेहतर होंगे, आपके लिए जिंदगी उतनी ही आसान होगी। जिस तरह मैंने अखबार की राइटर को सलाह दी थी, जो बेस्ट सेलिंग राइटर बनना चाहती थी, मैं हर किसी को वही सलाह देना चाहूंगा। टेक्निकली एक्सपर्टीज हासिल करने के कुछ मजबूत पहलू होते हैं और कुछ कमजोर पहलू होते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो जीनियस हैं, लेकिन वो दूसरे लोगों के साथ इंप्रेसिव ढंग से बात नहीं कर पाते और एज अ रिजल्ट उनकी इनकम बहुत कम है। मैं उन्हें एडवाइस देता हूं कि वो 1 साल तक सेल्स की स्किल सीख लें। चाहे कुछ भी ना कमाएं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधर जाएंगी और ये बहुत ही वैल्यूएबल है। अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति होने के अलावा हमें अच्छे टीचर और अच्छे स्टूडेंट होने की भी जरूरत होती है। दरअसल अमीर होने के लिए आप में लेने के साथ ही देने की काबिलियत भी होनी चाहिए। फाइनेंशियल या प्रोफेशनल स्ट्रगल के मामलों में देने और लेने में अक्सर कमी देखी गई है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि ना तो वो अच्छे स्टूडेंट हैं और ना ही अच्छे टीचर हैं। मेरे दोनों डैडी बड़े उदार थे। दोनों ने पहले देने के प्रिंसिपल का पालन किया था। एजुकेट करना उनके लिए देने का एक प्रकार था। जितना ज्यादा उन्होंने दिया, उतना ही उन्हें मिला। पैसे देने के मामले में जरूर उन दोनों में अंतर था। मेरे अमीर डैडी ने बहुत सा पैसा दान दिया। उन्होंने अपने चर्च को दान दिया, एनजीओज को दान दिया और अपने फाउंडेशन को दान दिया। वो जानते थे कि पैसा हासिल करने के लिए पैसा देना होता है। पैसा देना ज्यादातर अमीर परिवारों का एक सीक्रेट है। इसीलिए रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड्स फाउंडेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन उनकी एसेट्स को लेते हैं, उसे बढ़ाते हैं और लगातार देते रहते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा कहा करते थे, जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा होगा, मैं उसे दान में दे दूंगा। प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास कभी एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया। इसीलिए वो बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करते रहे और पैसे के सबसे इंपॉर्टेंट रूल को भूल गए, दो और आपको मिल जाएगा। इसके बजाय वो यकीन करते रहे, लो और फिर दो। इन कंक्लूजन, मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझ पर दोनों ही डैडियों की छाप है। मेरा एक हिस्सा कट्टर कैपिटलिस्ट का है जो पैसे से पैसा कमाने के खेल से प्यार करता है। मेरा दूसरा हिस्सा एक सोशली रिस्पॉन्सिबल टीचर का है जो गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ती फाइनेंशियल खाई से
बहुत ज्यादा चिंतित है। मैं इस बढ़ती हुई खाई के लिए मेनली हमारे ऑर्थोडॉक्स एजुकेशन सिस्टम को जिम्मेदार मानता हूं।